नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फोर्ट्रेस स्टॉक्स। यहाँ पर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड विभिन्न तरह के स्टॉक्स का डीप एनालिसिस करते हैं और उसे फोर्ट्रेस मेथडोलॉजी पर कसते हैं कि आखिर स्टॉक में कितना दम है। फोर्ट्रेस मेथडोलॉजी है क्या? फोर्ट्रेस का अर्थ है एफ मीन्स फाउंडेशन, जहाँ पर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसके कम्पिटिटिव मोड की बात करते हैं। ओ का अर्थ है ओनर्स, जहाँ पर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। आर अर्थात रेवेन्यू, जहाँ पर हम कंपनी के ग्रोथ मैट्रिक्स और उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। ट्रेजरी अर्थात कंपनी के कैश फ्लोज की हम बात करेंगे। रिटर्न रेशियोज में हम कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और अदर कैपिटल इफिशिएंसी मैट्रिक्स की बात करेंगे। ई अर्थात इकोनॉमिक वैल्यू, जहाँ पर हम कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं। और इसके बाद एस से हम डिफरेंट सिनारियोज बिल्ड करते हैं बेस्ड ऑन कंपनी के मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है। और लास्ट में हम देखते हैं कि इस कंपनी का करंट सेंटिमेंट क्या है लोगों का इस कंपनी के ऊपर। इसके बाद हम कंपनी को ओवरऑल मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 10 और उसके आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि कितनी अच्छी या बुरी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन रही है इस कंपनी को और डिटेल और डीप स्टडी करने की। तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है फैंटम डिजिटल सॉल्यूशंस लिमिटेड। फैंटम डिजिटल एक बड़ी फेमस वीएफएक्स स्टूडियो कंपनी है जो फिल्म्स, ओटीटी, कमर्शियल्स आदि के लिए एनिमेशन और वीएफएक्स की सर्विसेज प्रदान करती है। एंड टू एंड पाइपलाइन में ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी के जो रेवेन्यू है वो नॉर्मली प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, माइलस्टोन बेस्ड होते हैं और एक बहुत पिक्यूलियर एडवांटेज कंपनी को मिलता है इंडियन कॉस्ट का, क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट कंपैरेटिवली ऑल ओवर वर्ल्ड कम है। इसलिए बहुत सारे हॉलीवुड स्टूडियो वीएफएक्स के काम को इंडियन कंपनीज को देते हैं और फैंटम के लिए ये फ़ायदेमंद रहता है। अभी तक फैंटम ने 4500 से ऊपर वीएफएक्स शॉट्स डिलीवर किए हैं। कंपनी टीपीएन गोल्ड सर्टिफाइड कंपनी है। इसका अर्थ क्या हुआ? ट्रस्टेड पार्टनरशिप नेटवर्क। तो ट्रस्टेड पार्टनर नेटवर्क होता क्या है? आपको पता है कि जब कोई मूवी बन रही होती है, स्पेशली एनिमेटेड मूवी, तो संभावना रहती है कि वो पहले ही मूवी बनते समय, चूँकि आप उसके कुछ शॉट्स बना रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो पहले ही लीक हो जाएं, पायरेसी हो जाए। सो कुछ कंपनीज होती हैं जिनको टीपीएन सर्टिफाई किया जाता है और उन कंपनी की क्रेडिबिलिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है कि ये कंपनियों में इस तरीके का कुछ नहीं होगा, और दैट इज़ व्हाट फैंटम इज़ ऑल अबाउट। तो फैंटम को टीपीएन का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इसकी सर्विसेज और वैल्यू प्रपोजिशंस की बात करें सो एआई जो कि एक नई चीज़ निकल के आ रही है जिसमें हम देखते हैं कि वीडियो जनरेट हो जाते हैं, फ़ोटोज़ जनरेट हो जाती हैं। सो वीएफएक्स इंडस्ट्री में भी एआई का प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगा है और फैंटम का ये कहना है कि वो एआई को यूज़ करके अपने मैनुअल वर्क को 50% से ज़्यादा कट कर रही है। 500 से ज़्यादा आर्टिस्ट फैंटम में काम करते हैं। 10,000 से ज़्यादा शॉट्स पर ईयर फैंटम की कैपेसिटी है डिलीवर करने की। ग्लोबल डिलीवरी हब्स इसके यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, चाइना एक्सेट्रा हैं। हाल ही में इसने एक्वायर किया है टिपेट स्टूडियो को, जो यूएस का एक फेमस वीएफएक्स स्टूडियो है। साथ ही यूके के मिल्क और लोला वीएफएक्स स्टूडियो के एक्विजिशन का प्रोसीजर भी अपने अंतिम दौर में चल रहा है। 80% रिपीटेड रेवेन्यू आता है इनके टॉप ओटीटी और फिल्म क्लाइंट से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी कंपोजिटिंग, रोटो पेंट, 3D CGI और मैच मूव, ये चारों कंपोनेंट हैं अलग अलग फेजेस में जो वीएफएक्स होता है उसके, और अलग अलग जगह कंपनी चारों फील्ड्स में काम कर रही है। इसका कम्पिटिटिव मोड अगर हम देखें तो मॉडरेट है और डिफेंसिबल है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? ये इसलिए है क्योंकि आप देखें अल्टीमेटली वीएफएक्स इंडस्ट्री है क्या? वीएफएक्स इंडस्ट्री बेस्ड है मैन पावर पे। आपके पास जितनी अच्छी टेक्निकल मैन पावर होगी उतना अच्छा आप वीएफएक्स एनिमेशन जनरेट कर पाएंगे और सर्विसेज दे पाएंगे। और अच्छी वर्कफोर्स हमेशा एट्रिशन रेट वहाँ पर हाई रहता है और वो मूव करती रहती है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा मोट नहीं है, लेकिन
डिफेंसिबल मोट है। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो भारत में कंपनी है तो भारत की कंपनी को कॉस्ट कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलते हैं इन कंपैरिजन टू कंपनीज इन यूएस और यूके आउटसाइड इंडिया। और दूसरा, क्योंकि अब ये कंपनी ग्लोबली डिफरेंट वीएफएक्स स्टूडियो का एक्विजिशन कर रही है, और जब ये सारे एफर्ट्स सिनर्जाइज्ड हो जाएंगे तो एक ग्लोबल मॉडल बन जाएगा इस कंपनी के लिए, जो इसे डेफिनेटली एक स्पेसिफिक मोट प्रदान करेगा। मार्केट पोजीशन देखें तो इसका मार्केट कैप 456 करोड़ ही है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू 480 करोड़ की है, क्योंकि लगभग सेम है, सर्विस बेस्ड कंपनी है इसलिए। टैम कंपनी का इंडिया में काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि इंडिया में एनिमेशन इंडस्ट्री अभी अपनी शैशवावस्था में है, यानी चाइल्डहुड में है। और ग्लोबली भी वीएफएक्स को देखें तो 12 से 15 CAGR से ये बढ़ रही है इंडस्ट्री। सो पेंटम जो है इसको बहुत अच्छे से टारगेट कर सकता है ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट। अगर भारत में लिस्टेड वीएफएक्स कंपनीज की बात करें, जैसे बेसिलिक फ्लाई है और प्राइम फोकस है, इसके अलावा एक डिजिटल डिजीकोर स्टूडियो करके एक कंपनी है, सो वहाँ पे एक टॉप टियर कंपनी मानी जाती है फैंटम। और भारत में भी जो कुछ बड़ी फेमस एनिमेशन मूवीज़ रही हैं पिछले कुछ समय में, या जो अपकमिंग कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें फैंटम अपना पार्ट प्ले कर रही है। मैंने बताया कि इसने हाल ही में टिपिट स्टूडियो को एक्वायर किया है, मिल्क वीएफएक्स और लोला पोस्ट को भी एक्वायर करने का प्रोसीजर अपने लास्ट फेज में चल रहा है। इस तरह से ये ग्लोबली एक्सपेंड कर रही है कंपनी, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे जो मार्क्स दिए हैं वो हैं 6 आउट ऑफ 10। अब देखते हैं कंपनी की ओनरशिप के बारे में और इसके शेयर होल्डिंग के बारे में, इसकी मैनेजमेंट क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर कंपनी का देखें तो लास्ट 1 ईयर का पैटर्न अगर मैं एनालाइज करूं तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो काफ़ी डाइल्यूट हुई है। आप देखेंगे सितंबर 2024 में 54.74% से ये शेयर होल्डिंग घटकर 44.83% हो गई है, जो कि काफ़ी बड़ा डाइल्यूशन है। इसी तरीके से DII की भी जो शेयर होल्डिंग है वो भी घटी है। FII की शेयर होल्डिंग थोड़ा बहुत बढ़ी है, लेकिन एक अच्छा पैटर्न जो देखने को मिलता है कि मार्च के मुकाबले सितंबर में दोनों FII और DII ने अपनी होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ाई है। इसके बाद प्लेजिंग की बात करें तो कोई प्लेजिंग प्रमोटर ने नहीं की है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ बात करें कंपनी की तो कंपनी के पास 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, कंप्लायंट बोर्ड है इसका, अर्निंग कॉल्स रेगुलरली कंपनी कर रही है आजकल, और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स इसके हैं। सैलरीज और डायरेक्टर्स के रिम्यूनरेशन आप देखें तो इंडस्ट्री नॉर्म्स के अंदर ही नज़र आते हैं। अब चेक करते हैं कंपनी का इक्विटी डाइल्यूशन मीटर, जो कहीं भी एनालिसिस के लिए किसी भी कंपनी के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इक्विटी डाइल्यूशन अगर कंपनी का देखें तो टोटल शेयर जो आज की डेट में कंपनी के हैं लगभग 1.59 करोड़ हैं, और डाइल्यूशन पिछले 2 साल में 25% से भी ज़्यादा हुआ है। इस डाइल्यूशन का मेन रीजन है कि कंपनी को अपने एक्विजिशन के लिए फंड जुटाने थे और कंपनी इतना कैश जनरेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए कंपनी ने QIP करके डाइल्यूशन किया है। और ये QIP अभी हाल ही में जुलाई 2025 में हुआ था। अगर हम बात करें कंपनी के डाइल्यूशन ड्राइवर्स की कि क्यों डाइल्यूशन कंपनी ने किया है, तो जैसे मैंने बताया कि हाल ही में एक्विजिशन के लिए कंपनी ने डाइल्यूशन किया, और उससे पहले कंपनी का डाइल्यूशन IPO के बाद हुआ था। इसके साथ ही कंपनी ने बीच में कुछ वारंट्स भी इशू किए थे। ऑल इन ऑल कंपनी डेफिनेटली इक्विटी डाइल्यूशन एक मेजर रिस्क है इस कंपनी के को एनालाइज करते हुए, जो मुझे समझ में आता है। मैनेजमेंट को और थोड़ा डिटेल में देखें, इसके फाउंडर और MD विजय अर्पुतराज हैं। इनकी बातें अगर आप सुनेंगे इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं और काफ़ी पैशनेट नज़र आते हैं। बचपन में इन्होंने जुरासिक पार्क मूवी देखी थी, जिससे ये हाईली इम्प्रेस थे, और ये संयोग की बात ये है कि इन्होंने आगे चल करके टिपिट स्टूडियो, जिसने जुरासिक पार्क मूवी में VFX एनिमेशन का काम किया था, इन्होंने उसे एक्वायर कर लिया है। सो कंपनी
कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और ये लगातार स्केल अप करते जा रहे हैं कंपनी को। इसके अलावा कंपनी के मेन की मैनेजमेंट पर्सन्स में बीनू जोशुआ हैं, जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, एनिमेशन एक्सपर्टीज़ है। रविंद्रन शिवशंकरन हैं जो कि पीएचडी हैं सीजीआई में और एआई पाइपलाइन को भी लीड कर रहे हैं कंपनी की। सीएफओ कंपनी के हाल ही में नए अपॉइंट हुए हैं। और रेजिग्नेशंस अगर कंपनी का देखें की पर्सनल का तो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, जो कि एक अच्छी बात है। इस तरीके से सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ऑनरशिप वाले सेक्शन में मैं इसे देता हूँ 6.8 आउट ऑफ 10, क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ हैं, फाउंडर स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है, ज़ीरो प्लेजिंग है, लेकिन कंसर्न के साथ प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है और इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल बैकिंग इस कंपनी के पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है आर अर्थात रेवेन्यू। कंपनी देखते हैं कि अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को कैसे ग्रो कर रही है। अगर हम कंपनी का H1 FY26 का रिजल्ट देखें तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ कंपनी में दिखाई देती है। टोटल इनकम कंपनी की 130% से बढ़ के 85 करोड़ हो गई है। कंपनी का पैट लगभग 150% से बढ़ा है और 20 करोड़ के आसपास हो गया है। एबिटा कंपनी का 28 करोड़ है और EPS कंपनी का 13.87 करोड़ है, जो कि पिछले साल से 128% एबव है। इसका एक कारण ये भी है कि पिछले साल का बेस कंपनी का बहुत छोटा था, क्योंकि उस समय हॉलीवुड स्ट्राइक चल रही थी ऑल ओवर इंडस्ट्री और कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन इस साल कंपनी वापस ट्रैक पे आती हुई नज़र आ रही है। रेवेन्यू की क्वालिटी भी कुछ देखें तो किस तरह की है। कंपनी का जो मेन प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ सालों में वो है कंपनी के रिसीवेबल्स, और रिसीवेबल्स के कारण कंपनी का कैश फ्लो ठीक से जनरेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस साल अगर आप देखें कंपनी के कलेक्शंस को, कंपनी के रेवेन्यू कलेक्शंस को, तो सितंबर 2025 में कंपनी के जो रिसीवेबल्स हैं वो 61 करोड़ हैं। अगर आप देखें मार्च में यही नंबर 86 करोड़ का था। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कंपनी के रिसीवेबल बेटर हो रहे हैं। लेकिन हाँ, स्टिल ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि कंपनी अगर अपने रिसीवेबल्स को ही नहीं ले पाएगी तो कैश कहाँ से जनरेट करेगी, और कैश अगर जनरेट नहीं कर पाई तो लगातार कंपनी को या तो QIP के थ्रू डाइल्यूशन करना पड़ेगा या डेट से पैसे लेने पड़ेंगे, और दोनों ही केस में शेयर होल्डर्स की वर्थ डिस्ट्रॉय होगी। अच्छा, वापस आते हैं इनके रेवेन्यू क्वालिटी पे। इन्होंने नवंबर में तक लगभग 25.75 करोड़ कलेक्ट कर लिए हैं। 59% कलेक्शन रेट है इनका, और कंपनी का कहना है कि वो अब 90 डेज कलेक्शन साइकिल की तरफ बढ़ रही है। और अगर इस इंडस्ट्री को भी आप देखें तो नॉर्मली जो VFX के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें 90 डेज 120 डेज इस तरह की साइकिल्स होती हैं, जिसके बाद ही पेमेंट्स होते हैं। कंपनी को काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म करना पड़ेगा अपने रिसीवेबल्स को ठीक लेवल्स पे लाने के लिए। कंपनी का कस्टमर बेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गया है टिप्पट और मिल्क के एक्विजिशन के बाद, और इंडिया में तो ऑब्वियसली कंपनी पहले से काम कर ही रही है। कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस देखें तो कंपनी ने टिप्पट स्टूडियो, मिल्क, VFX इन दोनों को एक्वायर किया है। ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी भी बहुत अच्छे से कर रही है। 40 to 50% इनका H1 का ग्रोथ जो है ऑर्गेनिक रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग बिजनेस है और एक्विजिशन से ये और ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनी की रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री में। अगर हम फ्यूचर ग्रोथ देखें तो कंपनी के पास 200 करोड़ से भी ऊपर की कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है, जो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, और पाइपलाइन में कंपनी बिड कर रही है अराउंड 800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए। जो कि काफ़ी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। कंपनी का रेवेन्यू रन रेट अगर आप देखें तो 44 करोड़ पर क्वार्टर नज़र आता है, जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी है। ग्रोथ कैटलिस्ट देखें, अगर कंपनी ने जो एक्विजिशंस किए हैं, टिप्पट है, मिल्क है, इन सबको कंपनी अच्छे से कंसोलिडेट कर लेती है तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो सकती है। इसके अलावा चाइना में भी कंपनी एक्सपेंड कर रही है, और अगर अपने ऑर्डर बुक का भी एक्विजिशन ये टाइमली कर देती है तो बहुत अच्छी वैल्यू बना सकती है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। FY26 की गाइडेंस इन्होंने रिवाइज की है और रेवेन्यू टारगेट बढ़कर
240 करोड़ इन्होंने कर दिया है, जो पिछले साल जो इनका 100 करोड़ का रेवेन्यू था उससे 140% की ग्रोथ है। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ टारगेट कंपनी ने रखे हैं। इस ग्रोथ में से अराउंड 80 करोड़ प्लस कंपनी इसी H1 में कर चुकी है। इसका मतलब नेक्स्ट H1 में कंपनी को लगभग इससे डबल ग्रोथ करना पड़ेगा, जो कि कंपनी एश्योर कर रही है कि वो करेगी बिकॉज ऑफ इट्स न्यू एक्विजिशंस। कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है काफ़ी हेल्दी है, 35 से 44% की गाइडेंस कंपनी ने दी है, और कंपनी का जो पैट का टारगेट है वो करीब 50 से 60 करोड़ रुपए का है। अगर हम सारे फैक्टर्स को साथ में मिला करके देखें तो कंपनी को जो मार्क्स मैंने दिए हैं रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री में इसके, वो दिए हैं 7.6, क्योंकि अब कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की, कंपनी की ट्रेजरी और फाइनेंशियल सिचुएशन की। कैश पोजीशन क्या है, क्योंकि अगर कंपनी के पास कैश नहीं होगा तो धीरे धीरे कंपनी को इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, डेट लेना पड़ेगा, और अगर कंपनी ये करती है लगातार तो शेयर होल्डर्स बड़ा मुश्किल है कि इसमें कुछ भी पैसे कमा पाएँ। अगर बैलेंस शीट कंपनी की देखें तो अच्छी ग्रो हो रही है, टोटल एसेट्स बढ़ी हैं लगातार, टोटल डेट कंपनी का बढ़ा है, पिछले साल से तो बढ़ा है लेकिन इस साल से अगर आप देखें तो हल्का कम हुआ है, थोड़ा स्टेबल सा नज़र आ रहा है। फिक्स्ड एसेट कंपनी की मैसिवली बढ़ी है, और इसका कारण बड़ा सिंपल है क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशन किए हैं। कंपनी की इन्वेंट्री भी थोड़ी सी बढ़ी है, जो कि जिसे इस तरह से देखा जा सकता है, वैसे इन्वेंट्री बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, बट इसकी एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो कंपनी की इन्वेंट्री भी थोड़ा सा आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी, और कंपनी के पास एक बड़ी ऑर्डर बुक है जिस कारण ये जस्टिफाई हो सकती है। वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी का एक बार एनालिसिस करें तो कंपनी का करंट रेशियो 4.44x है, जो काफ़ी एडिक्वेट है। 1.5 से ऊपर रहता है तो हम इसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि कंपनी अपने डेट को, अपनी लाइबिलिटीज़ को, अपनी एसेट्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकती है। और क्विक रेशियो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 3.47x। कंपनी के डेटर डेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 307, बहुत ज़्यादा डेटर डेज हैं कंपनी के। और हालांकि कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसमें, लेकिन ये डेटर डेज को कम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कंपनी को पैसा ही नहीं मिल पाएगा टाइम से, तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी। कंपनी के इन्वेंट्री डेज भी काफ़ी हाई हैं, 166, लेकिन VFX का इंडस्ट्री को अगर देखें कि उस हिसाब से ये इन्वेंट्री डेज नॉर्मल नज़र आते हैं। कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल 307 डेज़ की है, ये भी बहुत ज़्यादा है। इन्हीं डेटर डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल, इनके फंसे हुए रिसीवेबल्स, इन्हीं सब कारणों से कंपनी पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, और अगर कंपनी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाती तो हो सकता है कि कंपनी का ये साल भी ऐसा ही जाए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंपनी को स्टडी करते हुए। ऑल्दो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि कंपनी के कलेक्शंस इम्प्रूव हो रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 2025 में कंपनी ने इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो की है। करंट अकाउंट मैंने बताया आपको कि एडुकेट है ऑलरेडी, बट रिसीवेबल हैवी है कंपनी, तो डेफिनेटली एक बड़ा कंसर्न है। कैश फ्लो की बात करते हैं, कंपनी के हिस्टोरिकल कैश फ्लो, कंपनी के ऑब्वियसली इश्यूज रहे हैं कई सारे। FY24 में भी नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, FY25 में भी नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था। FY26 में H1 अगर आप देखें तो इसमें भी नेगेटिव OCF है करीब 12 करोड़ का, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है FY25 से, और ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हाई रिसीवेबल है कंपनी के, हाई इन्वेंट्री है, कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल इतना लंबा है, डेटर डेज इतने ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली एक बिग कंसर्न है ये। ऑल्दो आज की डेट में ये जो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है कंपनी से अपनी QIP के थ्रू कवर कर रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और कंपनी को इसे ठीक करने की आवश्यकता है। कंपनी की डेट की बात करें, इंटरेस्ट कवरेज काफ़ी अच्छा है, रीफाइनेंसिंग रिस्क कम है कंपनी का, और कोवेनेंट रिस्क भी कोई ऐसा आइडेंटिफाई होकर के नहीं सामने आता। कंपनी ने कैपेक्स किया है थोड़ा बहुत अपने सॉफ्टवेयर में, अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टूडियो के एक्सपेंशन के लिए। QIP की हमने कंपनी की बात ऑलरेडी कर ली है। सो ऑल इन ऑल कंपनी का अगर ट्रेजरी बैलेंस शीट की पोजीशन देखें, कैश फ्लो की पोजीशन देखें, तो इसमें अगेन मैं कंपनी को केवल
6.5 मार्क्स दूंगा। और वो भी थोड़े मार्क्स मैंने इसलिए इंक्रीज़ किए हैं क्योंकि कंपनी का जो कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स है उसमें हल्की सी मार्जिनल ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। और अगर विद टाइम ये कंपनी बहुत अच्छे से कर पाती है आगे, तो कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएगी। एक ख़ास बात, जब आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया मैनेजमेंट से कि आप कैसे अपने ये रिसीवेबल्स को वो करेंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर मैनेजमेंट ने ये भी मेंशन किया कि अब कंपनी ने जब एक्विजिशन किया है, जब से टिपिट का और फिर मिल्क लोला का भी हो जाएगा कुछ समय में, तो यहाँ से कंपनी के रिसीवेबल्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कम रहेंगे क्योंकि एक ग्लोबल ब्रांड का साथ कंपनी को मिला है और वहाँ पे पेमेंट्स के जो टर्म्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे। 90 डेज साइकिल अगर कंपनी मेंटेन कर पाती है तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ की। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स कंपनी की बहुत अच्छी थी। हमने पहले पढ़ी एबिटा मार्जिन कंपनी का H1 FY26 का 32% के ऊपर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% के आसपास है, पैट मार्जिन कंपनी का 23% के आसपास है। और FY26 में ओवरऑल कंपनी ने गाइड किया है कि उसका एबिटा मार्जिन 35 से 44% के आसपास रहेगा। तो कंपनी के ROE और ROC का एनालिसिस करें तो FY24 की बात करें, FY25 में अभी तक की बात करें तो कंपनी के ROE ROC बहुत इम्प्रेसिव नज़र नहीं आते, जिसका बहुत बड़ा कारण हमको पता है कंपनी का इक्विटी डाइल्यूशन, और कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना करके नहीं दिए हैं अपने शेयर होल्डर को, इसलिए ये काफ़ी डिप्रेस नज़र आते हैं। बट अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म में देखें और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में देखें तो कंपनी अगर अपने रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री को इसी तरीके से मेंटेन रखती है और अपने रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो ये शूट अप हो सकते हैं मीडियम टर्म में 20%, 18%, लॉन्ग टर्म में भी 20 और 18% प्लस, ये दोनों ही जो आपके मेट्रिक्स हैं ROE और ROC जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मूव होगा कंपनी के लिए। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है किस तरीके से ROE और ROC कैलकुलेट हो रहा है कंपनी का। सो ये प्रोजेक्टेड ही है, FY26 का एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन है, तो इससे आप सीख भी सकते हैं कि कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं। कंपनी का हमें रेवेन्यू पता है, कंपनी का एबिटा हमें पता है, 35% मार्जिन के हिसाब से कैलकुलेट किया मैंने, पैट को मैंने 23% मार्जिन रखा है, वो हमने कैलकुलेट किया। हमने देखा कि इक्विटी कंपनी की कितनी है पोस्ट एक्विजिशन, तो लगभग 260 करोड़ के आसपास है। कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड जिसमें इक्विटी के साथ डेट भी जुड़ जाता है वो कितना होगा, लगभग 300 करोड़ के आसपास। और ROE इस हिसाब से हम निकालेंगे एस्टिमेटेड पैट एंड एस्टिमेटेड इक्विटी के हिसाब से तो लगभग 22% नज़र आता है। और इसी तरह से ROC अगर हम निकालें तो लगभग 21% नज़र आता है। इस तरीके से बात करें तो कंपनी के ROE और ROC अभी अच्छे नहीं लगते, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली ये अच्छे होने वाले हैं अगर कंपनी अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री और अपने कैश फ्लोस को मेंटेन कर पाती है। तो कंपनी का जो रिटर्न है वो कैश बैक नज़र आता है कुछ मायनों में, और कुछ मायनों में कैश कन्वर्जन में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए कंपनी कैश इतना जनरेट नहीं कर पा रही है। लेकिन क्वालिटी कंपनी की इम्प्रूव हो रही है, अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव है डेफिनेटली, क्योंकि H126 में मार्च 2025 की अपेक्षा कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया है। इस तरह से ओवरऑल अगर रिटर्न रेशियोज़ की हम बात करें और एफिशिएंसी मैट्रिक्स की बात करें तो मैं इसे मार्क्स दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। चलिए अब कंपनी के वैल्यूएशन को समझते हैं और देखते हैं कि कंपनी कहाँ पर ट्रेड कर रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। कंपनी का करंट वैल्यूएशन देखें तो लगभग 14x नज़र आता है, जो कि काफ़ी चीप है। कंपनी का PB रेशियो भी 2.25x है, जो फेयर वैल्यूएशन हमें दिखाता है। कंपनी का EV/EBITDA भी 8.69x है, जो कि काफ़ी अगेन फेयर वैल्यूएशन हमें दिखा रहा है। अगर इसके पीयर्स को भी हम कंपेयर करें, बेसिलिक, फ्लाई एंड DG कोर को, सो कंपनी का जो
पी रेशियो है, पीबी रेशियो है, ईवी बाय एबिटा और प्राइस बाय सेल, सारे के सारे लगभग कंपेरेबल हैं। पी रेशियो में कंपनी थोड़ा सस्ती नज़र आ रही है और पी बाई एस रेशियो में हल्की सी महंगी नज़र आ रही है। सो ऑल इन ऑल फेयर टू चीप वैल्यूएशन इसे हम कह सकते हैं। और इसके बाद अगर हम ये देखें हिस्टोरिकली भी कंपनी का पी तो मैक्सिमम 22 तक गया था, मिनिमम 10x आया था, अभी 13-14 के बीच है, तो लगभग 15 मान सकते हैं कि इसका मीडियन है और मीडियन से भी कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, इसलिए काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। चीप है क्योंकि समझ में आ रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा था, इन्वेस्टर्स का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी में एज ऑफ नाउ, बट धीरे धीरे अगर कंपनी अपने क्वार्टरली ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाती है और अपने रिसीवेबल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है तो ये कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी वापस आ सकता है। ऑल इन ऑल कंपनी एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल पर ट्रेड कर रही है, तो वैल्यूएशन में तो कंपनी को मैंने मार्क्स दिए 8.5 आउट ऑफ 10, जो कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ सिनारियो बिल्ड करते हैं। कंपनी का अगर आप मैनेजमेंट कॉल पढ़ेंगे तो कंपनी के FY26 के रेवेन्यू टारगेट हैं 240 करोड़, कंपनी का एबिटा मार्जिन, पैट और FY26 का EPS सभी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आप 3 तरह के सिनारियो बनाते हैं। बियर केस में अगर हम एज्यूम करें कि 20% प्रोबेबिलिटी, पहली बात है बियर केस की मैंने रखी है और मैंने एज्यूम किया कि इनका रेवेन्यू 240 नहीं केवल 200 करोड़ हो, इनका एबिटा 60 करोड़ ही रह जाए क्योंकि 30% मार्जिन मैंने माने हैं, ऑल्दो इतने कम होंगे नहीं बट बियर केस के लिए मैंने मान लिए हैं। और पैट इनका इस हिसाब से निकल के आता है 33 करोड़, EPS निकल के आता है 17.8 करोड़। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो कंपनी की ग्रोथ रेट है बियर केस में वो जो है कम हो जाती है और इसका पी अगर मैं पकड़ के चलूँ कि बियर केस में इसका P10 मार्केट इसे दे तो यहाँ पर लगभग इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो है 178, जो कि करंट प्राइस से लगभग 70% डाउनसाइड शो कर रहा है। कंपनी का बेस केस अगर पकड़ें जहाँ पे जो कंपनी ने जैसी गाइडेंस दी है 240 करोड़ की कंजर्वेटिव, 250 करोड़ मैंने माना है विद एबिटा ऑफ 36%, जो कि अगेन एक लोअर रेंज में, स्टिल एबिटा कम्स आउट टू बी 90 करोड़, पैट कंपनी का आता है 46 करोड़ और EPS कंपनी का बनता है 25। और ये अगर हम देखें तो कंपनी लगभग बेस केस में P15x पे अगर ट्रेड करे, जो कि एक मीडियन पी है कंपनी का, एक एवरेज पी है, तो लगभग 31% की अपसाइड नज़र आती है। और बुल केस में कंपनी को मैंने दिए हैं P20x पे अगर ये ट्रेड करे और अपने सारे मैट्रिक्स का बेस्ट अचीव करे। अगर आप देखें यहाँ पे रेवेन्यू 260 करोड़, एबिटा 104 करोड़ बेस्ड ऑन 40% एबिटा मार्जिन, पैट 57 करोड़। सो इन सब में जो है EPS 13.9 और ग्रोथ जो इसमें आएगी वो आएगी लगभग 116% अपसाइड। सो अगर ये मैं मान के चलूँ कि बियर केस की प्रोबेबिलिटी केवल 20% है, बुल केस की भी प्रोबेबिलिटी केवल 20% है और 60% प्रोबेबिलिटी है बेस केस की, तो तीनों को मिला करके कंपनी की जो फेयर वैल्यू वेटेड एवरेज से नज़र आ रही है वो है 384, जो अगेन अपसाइड दिखा रही है 34% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। की रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर क्या है? काफ़ी क्रेडिबल सिनारियोस बन रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट कॉल और गाइडेंस के अकॉर्डिंग, और की एग्जीक्यूशन ड्राइवर्स हमें देखने पड़ेंगे कुछ कंपनी के इसको अचीव करने के लिए, जैसे टिपट स्टूडियो कितना स्केल अप और कितना बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट हो पाता है, मिल्क VFX का कंसोलिडेशन कैसे हो पाता है, ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन कंपनी प्रॉपर्ली कर पा रही है कि नहीं, टैलेंट रिटेंशन कंपनी कर पा रही है कि नहीं, और AI ड्रिवन एफिशिएंसी गेन्स कंपनी को किस तरीके से हो रहे हैं। सो इस मैट्रिक्स पे भी मैंने कंपनी को दिए हैं 8.5 आउट ऑफ 10। अब
लास्ट में बात करते हैं कंपनी के सेंटिमेंट्स और सिग्नल्स के बारे में। पॉजिटिव सिग्नल्स काफ़ी सारे हैं कंपनी के लिए। H1 ने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, ऑर्डर बुक का वैलिडेशन आया है, एक्विजिशन अच्छा डिलीवर कर रहे हैं और गाइडेंस काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है। कुछ कॉशन सिग्नल्स हैं, प्रमोटर की होल्डिंग डिक्लाइन हुई है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन अभी भी काफ़ी कम है और एग्जीक्यूशन रिस्क डेफिनेटली नज़र आते हैं। टेक्निकली बात करें तो कंपनी के करंट लेवल पर 250 से 270 पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। करंट प्राइस कंपनी का अराउंड 270 टू 280 मूव कर रहा है। रेजिस्टेंस कंपनी की दिखाई दे रही है 300 टू 320 पर। RSI न्यूट्रल है, MACD पॉजिटिव स्लोप पर है और 200 डेज MA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज ऑफ नाउ नज़र आ रहा है। कंपनी रिटेल अगर आप शेयर होल्डर हैं तो कंपनी के पास एडिक्वेट लिक्विडिटी है आपके लिए। और कंपनी का अगर प्राइस एक्शन देखें तो पिछले साल से अभी तक कंपनी ने लगभग 14% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक मंथ में कंपनी का ये रिटर्न पिछले एक महीने में भी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय में मार्केट करेक्शन के साथ ही कंपनी भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुई है। और स्टिल अगर आप वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी अच्छे लेवल पर है और ज़्यादा स्टडी करने के लिए। सो ओवरऑल सेंटीमेंट्स में मैं अगर मार्क्स दूँ कंपनी को तो मैंने मार्क्स दिए हैं 6.6। सो आइए अब ओवरऑल देखते हैं कि फोर्ट्रेस का हमारा स्कोर कार्ड क्या बनता है। सो फाउंडेशन में हमने दिए थे 7.6, ऑनरशिप में दिए थे 6.8, रेवेन्यू में 7.6, ट्रेजरी में 6.5, रिटर्न्स में 6.5, इकोनॉमिक वैल्यूएशन में 8.5 और सिनारियोज में 8.5 और सेंटीमेंट में 6.6। अगर आप देखें मैंने स्कोर कार्ड में सेंटीमेंट्स को सबसे कम वेटेज दिया है और सबसे ज़्यादा वेटेज जो मैंने दिया है वो दिया है रेवेन्यू को, और इसके साथ ही ट्रेजरी, रिटर्न्स और इकोनॉमिक वैल्यू इन सबको लगभग सिमिलर वेटेज दिए हैं। तो जो वेटेड स्कोर कंपनी का निकल के आता है वो है 7.3, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है हमें कंपनी को और आगे स्टडी करने के लिए और देखने के लिए कि कंपनी कितने बेहतर तरीके से ग्रो हो सकती है, कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती है। कंपनी के की मॉनिटरेबल ट्रिगर्स मैं अगेन बात करूं सो एबिटा मार्जिन देखने पड़ेंगे हमें, काफ़ी हेल्दी हैं जो 35 टू 40, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी मेंटेन करते रहे लगातार तो बहुत अच्छा कर सकती है। इसके ऑपरेशनल मेट्रिक्स की बात करें जो कि हमें देखने हैं वो है टिबेट स्टूडियो, मिल्क VFX का इंटीग्रेशन, इनका हेड काउंट का बढ़ना और इनकी कलेक्शन साइकिल या रिसीवेबल्स का बेटर होना। ये सारी चीज़ें अगर कंपनी कर पाती है तो बहुत अच्छा करेगी। मार्केट सिग्नल्स अगर कुछ देखें, अगर FII DI एक्युमुलेट करना शुरू करते हैं स्टॉक को, नए कॉन्ट्रैक्ट विन करती है कंपनी और ज्योग्राफिकल पेनिट्रेशन करती है एक्सपोर्ट में, तो भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस था फैंटम डिजिटल सॉल्यूशंस लिमिटेड का। आशा है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ आप शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और कंपनी के डीप एनालिसिस, फोर्ट्रेस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।